हेलो मित्रों, आज हम आपसे अपराध मुक्त भारत की बात करेंगे। अपराध मुक्त भारत एक बृहद कॉन्सेप्ट है जो कि आपको 4 सुनिश्चितताएं दे रहा है और ये चारों सुनिश्चितताएं आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाएगी, जो कि इन 5 सुनिश्चितताओं से हम एक अपराध मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि पहली सुनिश्चितता है अपराध के पंजीयन की। तो अपराध का पंजीयन कैसे हो, यह अपने आप में एक चुनौती है। हमारा विगत वर्षों का अनुभव रहा है कि तमाम एग्जीक्यूटिव निर्देशों के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी, जिसमें कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का प्रकरण, जिसमें कि अब तक 4-5 जजमेंट आ चुके हैं, वो सबको विदित है और जिसमें यह बात बहुत ही स्पष्ट ढंग से कही गई है कि यदि रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध का होना परिलक्षित होता है, विदित होता है, तो अपराध का पंजीयन करना पुलिस की जिम्मेवारी होगी। वह पुलिस को जो है कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जो संज्ञेय अपराध की सूचना पे अपराध पंजीयन ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रकरणों में जहां पे कि ये संशय हो सकता है कि संज्ञेय अपराध हुआ कि नहीं हुआ, उनमें सिर्फ इस बात का जांच का अधिकार दिया है कि क्या संज्ञेय अपराध हुआ है, लेकिन उस संज्ञेय अपराध की जो है बिना पंजीयन के विवेचना करने का अधिकार नहीं है। इतने अच्छे निर्णय के बावजूद भी क्या हमारी जमीनी हकीकत बदली है? क्या हमारे आसानी से अपराध पंजीयन हो रहे हैं? यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट विषय है, एक इम्पोर्टेंट सोच का बिंदु है। हमारा और आप सबका अनुभव है कि लंबा समय बीतने के बावजूद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उन हालातों में सुधार होने का कोई आसार और कोई आसान तरीका दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि हम धीरे धीरे एक और अन्य जो है मकड़ जाल में उलझ रहे हैं, जहां पर कि वेस्टेड इंटरेस्ट राजनीतिज्ञों से साठगांठ करके, इवन ब्यूरोक्रेट से साठगांठ करके अपने फर्जी और बड़ा चढ़ाकर अपराध पंजीयन करने में भी सफलता पा रहे हैं। और ये जो इस तरीके के फर्जी और बड़ा चढ़ा के अपराध जो कायम होते हैं, वह मिलीभगत से होते हैं और वो इस आशय से किए जाते हैं कि जिससे कि जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी है, उस पे ऊपर एक दबाव बनाया जा सके, जिस उस दबाव से के कारण वो जो उसने जो रिपोर्ट की है, या तो उस रिपोर्ट को वो विड्रॉ कर ले या कंप्रोमाइज कर ले। और अधिकांश प्रकरणों में हमने ऐसा देखा है कि उन्हें सफलता भी मिलती है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अपराध का पंजीयन ये आदेशों से होने वाला नहीं है। अपराध के पंजीयन के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी पावरफुल हो, नियम संगत हो और हमारे अपराध का पंजीयन संभवतः पुलिस अधिकारी के माध्यम से होना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को आंकड़ों का जवाब देना है, उसे अपने सब संशयों का ध्यान देना है और वो जो है अपराध को जब एक भार के बतौर जो है महसूस करता है, तो उसका हमेशा ये सोच रहती है कि हमें कैसे इस भार से छुटकारा पाएं। और फरियादी को, कंप्लेनेंट को भगाना सबसे आसान तरीका है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए। कई बार हम लोग भी इस बात को बहुत ज्यादा तूल देते हैं कि सब अपराध के पंजीयन जो है ना, इसमें
मध्य प्रदेश नंबर 1 है या फलानी स्टेट नंबर 1 है, ऐसा कह के हम इस कारण को और भी जो है आघात पहुंचाते हैं, उस कॉज को कहीं ना कहीं हम जो है हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि फिर जो है लोगों को ध्यान जाता है कि यदि हम अपराधों का फ्री पंजीयन करेंगे तो हमें विधानसभा में जवाब देना होगा, और राजनीतिक और अन्य कारणों से ये सबसे सरल काम है कि अपराधों का पंजीयन ना किया जाए। तो अपराध मुक्त भारत का जो पहली सुनिश्चितता है कि कैसे हम अपराधों के पंजीयन की सुनिश्चितता हासिल करें, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी इजाद कर ली गई है और ये बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इसके तहत जो है, जो डिवाइस है उसके अंदर बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपराधों के पूरे इंग्रेडिएंट्स को की जानकारी हासिल करेगी कंप्लेनेंट से, और उनको जो है वो यदि मान लो कोई इंग्रेडिएंट नहीं आया है तो उस इंग्रेडिएंट को वो जो है ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के भी पूरा कर पाएगी, निकाल पाएगी। किसी ने मुझसे पूछा कि साहब भारतवर्ष में तो इतनी सारी भाषाएं हैं और इतनी सारी डायलेक्ट हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कैसे समझ पाएगी। और मेरे ख्याल से इस चुनौती को एक चुनौती के रूप में मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको चुनौती के रूप में नहीं मानेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो उसके लिए फिर एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि चूंकि सिस्टम में लगभग पूरी आबादी ही जो है वॉलंटियर होने वाली है, तो जो पर्टिकुलर डायलेक्ट में, पर्टिकुलर भाषा में जो वॉलंटियरिंग करना चाहता है, हम उनको जो है एज ए लैंग्वेज वॉलंटियर कह सकते हैं, डायलेक्ट वॉलंटियर कह सकते हैं, और कंप्लेनेंट और टेक्नोलॉजी के बीच में वो जो डायलेक्ट वॉलंटियर है या लैंग्वेज वॉलंटियर है, दैट विल जो है ना प्ले ए रोल ऑफ इंटरफेस। तो वो जो है ना एक बीच में द्विभाषीय का काम करेगा कि वो फरियादी की पूरी बात समझेगा और फिर टेक्नोलॉजी को जिस भाषा में टेक्नोलॉजी समझ रही है उस भाषा में उसे समझाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कंप्लेनेंट जो बोल रहा है या जो वॉलंटियर बोल रहा है और जो एनिमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ना सुन रही है, ये सब ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी एफआईआर के हिस्से होंगे। तो जो सिस्टम है या ऐप है वो या टेक्नोलॉजी है, वो आपसे एफआईआर का कंटेंट जो है वो पूरा प्राप्त करेगी, इंश्योर करेगी कि जो सेक्शन लगाए जा रहे हैं उनके सभी इंग्रेडिएंट्स की पूर्ति हो गई है। यदि जरूरी होगा तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आपसे करेगी और उस पूरे को जो है ना टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, और जिस कानून का भी वायलेशन हुआ है, चाहे वो जो है ना आईपीसी का वायलेशन हुआ हो, आर्म्स एक्ट का वायलेशन हुआ हो, एनडीपीएस का वायलेशन हुआ हो या किसी अन्य स्पेशल एक्ट का वायलेशन हुआ है, तो वो उन सबकी धाराएं उसमें लगाएगी। तो एफआईआर के जो 4 मुख्य जो है ना इंग्रेडिएंट होना चाहिए। नंबर 1, संज्ञेय अपराध का कंटेंट, दैट इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज डिस्क्लोजिंग कंटेंट ऑफ जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पहला वो पार्ट कंप्लीट हो गया है कि संज्ञेय अपराध का जो भी कंटेंट है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। फिर दूसरा पार्ट है कि वो सेक्शंस जो ना उसमें अप्लाई कर दिए गए, और फिर तीसरा पार्ट है कि उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए कंप्लेनेंट के। तो सिस्टम में 4 तरीके के सिग्नेचर की व्यवस्था है। वो ऑप्टिकल सिग्नेचर कर सकता है, उसका फोटो भी जो है ना उसी ऐप से लिया जाएगा, तो वो जो है वो आप खुद भी अपना फोटो ले सकता है उसी ऐप से। और तीसरा जो है वो आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, डिजिटल सिग्नेचर, और वर्चुअल आईडी बेस्ड वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से 4 सिग्नेचर का व्यवस्था है, और ये चारों सिग्नेचर रियल टाइम बेसिस पे डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट होंगे, हैश वैल्यू से उनको लॉक किया जाएगा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको सिस्टम के अंदर से जहां भेजना है वहां भेजा जा सकेगा। तो यदि कहीं टेक्नोलॉजी कुछ गड़बड़ करने की क्षमता भी रखती है, तो इन सब कारणों से कोई भी टेक्नोलॉजी कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकती है, उसमें नो मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। और इसमें जो है चाहे वो सिग्नेचर कैप्चरिंग हो, चाहे वो फोटो कैप्चरिंग हो,
या डिजिटल ओटीपी बेस्ड जो है ना आधार वेरिफिकेशन हो, ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो ऐप के माध्यम से हो रही हैं और रियल टाइम बेसिस पे डेट टाइम एंड लोकेशन के साथ स्टैंप हो रही हैं। तो जो आज सिग्नेचर आप एफआईआर में कर रहे हैं, ये चारों सिग्नेचर उससे काफी ज्यादा विश्वसनीय और बेहतर होंगे। देन ये टेक्नोलॉजी जो है सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीसीटीएनएस में थाना प्रभारी के डेस्कटॉप पे अवतरित हो जाएगी। थाना प्रभारी को जो है उस पर अपने हस्ताक्षर करना होंगे। यदि थाना प्रभारी अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं तो सिस्टम के अंदर से एफआईआर जनरेट हो जाएगी। अभी तक जो एफआईआर हो रही है सीसीटीएनएस में, उसमें सीसीटीएनएस के सिस्टम को हम बतौर टाइपराइटर यूज करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं और फिर हम फरियादी और थाना प्रभारी दोनों उसमें हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करते हैं। तो जो इसके पहले एफआईआर थी वो सिस्टम के बाहर बन रही थी, बट ये एफआईआर जो है वो सिस्टम के अंदर बनेगी। अब हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब आप थाना प्रभारी को कैसे फोर्स कर सकते हैं सिग्नेचर करने के लिए, उसके पास कुछ कारण हो सकते हैं जो ये बताते हो कि ये व्यक्ति जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी एफआईआर ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जो है आपके थाना प्रभारी को फिर कारण लिखने का एक मौका देते हैं और थाना प्रभारी उसमें अपना कारण लिख के और अपने सिग्नेचर करके जैसे ही वो उसको डिक्लाइन करेगा तो सिस्टम जो है उसको अंदर ही अंदर सीसीटीएनएस के माध्यम से एसपी के पास ले जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत जनता के बहुत कम लोग जो है इस बात से विदित हैं कि सबसे जो ज्यादा लीगल पावर किसी के पास है तो वो थाना प्रभारी के पास है और सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत इन अधिकारों का उपयोग जो है वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। लेकिन एक अकेला सेक्शन 154(3) है जिसमें एसपी को इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल पावर दिए गए हैं जो कि डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी या डीजी को भी उपलब्ध नहीं है, जिसमें थाना प्रभारी जो एसपी है यदि थाना प्रभारी एफआईआर नहीं लिखता है तो एसपी अपने स्तर पर उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, या तो वो स्वयं विवेचना कर सकता है, स्वयं जांच कर सकता है, या वो अपने कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को वो जांच दे सकता है। यहां मैं बहुत जोर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम जनता को जनरली ये शिकायत होती है कि उसने किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की या किसी अधिकारी ने उसकी शिकायत नहीं लिखी और उसी थाना प्रभारी को उसी डिप्टी एसपी के पास वो जांच के लिए भेज दी जाती है। तो जो 154(3) का जो ओरिजिनल पावर है वो एसपी को इस बंधन से मुक्त करता है। उसको जरूरी नहीं है कि वो उसी थाने को भेजे, उसी डिप्टी एसपी को भेजे। तो एसपी जो है इस 154(3) के जो ओरिजिनल पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को वो जांच दे सकता है और यदि वो अपने सबऑर्डिनेट को जांच देगा तो वो सबऑर्डिनेट उस प्रकरण में उसे थाना प्रभारी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो सीआरपीसी में तो प्रारूप नहीं दिया गया है, लेकिन एक मैं प्रारूप अपने एसपी साहिबानों को देना चाहूंगा कि उन्हें जो आदेश जारी करना चाहिए फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट टाइप का आदेश नहीं करना चाहिए, उन्हें स्पष्ट लीगल ऑर्डर इश्यू करना चाहिए और उस ऑर्डर में उनको लिखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पुलिस अधीक्षक सो इस जो भी उसका कंटेंट है इस फलाने प्रकरण की जांच जो है अपने सबऑर्डिनेट जो भी उसका नाम है उसको नाम उसको सौंपता हूं और जांचकर्ता अधिकारी को इस प्रकरण में एसएचओ की समस्त पावर जो है उपलब्ध होंगी या उसमें एसएचओ की समस्त शक्तियां निहित होंगी। तो एक जो आम पब्लिक को एक बहुत बड़ा जो है एक कारण रहता है कि साहब हमारी जांच उसी अधिकारी को दी जाती है, तो एक तो उससे मुक्ति मिल जाएगी और दूसरी बात एक बहुत बड़ा फायदा इसमें ये मिलेगा कि जो थाना प्रभारी राजनेताओं से मिलकर अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं और हमेशा 24 घंटे वो राजनेताओं के स्वार्थ को जो है ना साधने में लगे रहते हैं, एसपी उनसे मुक्ति पा पाएगा क्योंकि जो प्रकरण इस कारण से जो है ना नहीं लिखा गया है वो किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दिया जा सकता है और उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो वर्तमान में थाना प्रभारी है उसको मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बिना मस्का लगाए हुए क्योंकि उसके पास ओरिजिनल लीगल एसएचओ के पावर है, वो स्वयं अपने स्तर पर
अपने सिग्नेचर से जो है ना चालान काट सकेगा, अपने स्तर से पर्चा काट सकेगा। उसे जो है ना तो थाने जाने की जरूरत है और ना ही किसी जो है ना एसएचओ की जरूरत है। अब हम मान लेते हैं किसी कारण से एसपी भी सहमत नहीं है कि संज्ञेय अपराध हुआ, और वो जो है देन उसे जैसा कि एसएचओ ने लिखा है उसी तरीके से एसपी को भी कारण लिखना पड़ेंगे कि क्यों एसपी को ऐसा लग रहा है कि ये संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है। जैसे ही एसपी अपने कारण लिख के उसमें अपने सिग्नेचर को स्थापित करता है तो ये पूरा कंटेंट सिस्टम जो है ना ले जाके कंप्लेनेंट के पास ले जाता है कि देखिए भाई, आपने जो मुझे रिपोर्ट की थी उसमें संज्ञेय अपराध बनता था, और ये संज्ञेय अपराध बनता है इसके लिए ना तो एसएचओ की आवश्यकता है और ना ही एसपी की आवश्यकता है। इस बारे में मेरा ज्ञान इन दोनों अधिकारियों से ज्यादा है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो आपने बात मुझे बताई है वो यदि सही है तो संज्ञेय अपराध बनता है। लेकिन चूंकि आपकी बात को एसएचओ ने ये कारण लिखते हुए नहीं माना है और आपकी बात को एसपी ने ये लिखते हुए नहीं माना है, तो आप ये बताइए कि आपने जो मुझे पहले बताया था वो जो है सही है कि नहीं है, और आप इसे आगे परसू करना चाहेंगे कि नहीं। यदि वो कहता है कि हाँ हम परसू करना चाहते हैं तो सिस्टम एक एफिडेविट जनरेट कर देगा और उसमें जो है फरियादी अपने डिजिटल सिग्नेचर करेगा, और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम में, जिसे शॉर्ट में हम ICJS कहते हैं, इस रूट से जो है जैसे कि CCTNS के माध्यम से वो थाना प्रभारी के पास पहुंचा था, उसी तरीके से इस ICJS रूट से वो उस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा, जिसको 156(3) रेड विथ सेक्शन 190 CRPC के तहत एक कानूनी जिम्मेवारी दी गई है कि यदि पुलिस जनता की FIR ना लिखे तो 156(3) के तहत वो उसे ये FIR को वो सुन सकता है और वो विवेचना के आदेश पुलिस को दे सकता है। अब अज्यूम करिए कि यदि जो है कोर्ट ने आदेश दे दिए तो उसकी FIR भी हो गई और विवेचना भी चालू हो गई। यदि किसी कारण से मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि नहीं इसमें संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट ने जो आदेश लिखा हुआ है उसको लेके पुनः जो है सिस्टम फरियादी के पास जाएगा और फिर फरियादी से पूछेगा कि आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यदि सही बात बताई है तो आपके फेवर में क्या साक्ष्य है, और फिर सिस्टम जो है उन साक्ष्यों को भी थोड़ा सा कैप्चर करेगा और उन साक्ष्यों के साथ और पुनः जो है ना सेकेंड एफिडेविट के साथ वो इस पूरे मटेरियल को हाई कोर्ट के पास ले जाएगा, और फिर हाई कोर्ट जो है ना उसमें विचारण करके अपराध के पंजीयन के बारे में और विवेचना के बारे में जो उसमें शक्तियां निहित हैं उसके तहत आदेश दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये सिस्टम जो है इस हद तक फरियादी की मदद करेगा FIR लिखने में, और जब SHO को, SP को, मजिस्ट्रेट को, सभी को मालूम होगा कि उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो फाइनल नहीं है और सिस्टम उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएगा, तो मेरे ख्याल से SHO स्तर पर ही सही निर्णय लिए जाने लगेंगे और FIR पंजीयन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी एक दूसरी डायमेंशन भी है कि हमारे बहुत सारे जो है लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विघ्न संतोषी होते हैं, वो सामने वाले को कष्ट पहुंचाने के लिए गलत जो है मोड़ तोड़ के और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के उसको संज्ञेय अपराध बना के गलत FIR कर सकते हैं। तो यदि जो है वो गलत FIR करता है तो ये सिस्टम जो है उसको यथा समय जो है वार्निंग देगा कि आपका यह एक्ट जो है 182(211) के तहत जो है ना दंडनीय अपराध है एंड वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। तो ये सिस्टम जो है सिर्फ सही FIRों को रजिस्टर करने में मदद कर रहा है, न केवल मदद कर रहा है बल्कि जो है गलत FIR और गलत मोड़ जोड़ के जो है ना एग्जैजरेटेड FIR जो लिखाने वाले मंसूबे रखने वाले लोग हैं उनको 182(211) के तहत जो है प्रोसिक्यूट भी करेगा, और वो भी विथ एविडेंस। यहाँ पे मैं राज्य शासन से और जो है ना बाकी केंद्र शासन से ये अपेक्षा कर रहा हूँ इस समय IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट सभी में क्या बदलाव होना है ये विचार मंथन चल रहा है, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। तो हम बहुत जल्दी जो है ना CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट में इस क्राइम फ्री भारत को ध्यान में रखते हुए
क्या बदलाव होना चाहिए, एक फॉर्मल प्रपोजल हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, होम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, और जिससे कि उसमें कानून में इसके तहत इस पूरे सिस्टम को और भी एम्पावर कर दिया जाए, जिससे किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन की कोई जगह ना रहे। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट सुझाव ये है कि यदि कोई व्यक्ति गलत एफआईआर कराता है तो उसे नंबर 1 संज्ञेय माना किया जाए, और नंबर 2 उसमें वही ऑफेंस जो है ना उसको पनिशमेंट मिलेगा जिस धारा की उसने गलत एफआईआर की है। तो 1 मिनट के लिए हम कल्पना के बतौर मान लेते हैं कि उसने मर्डर के केस की गलत एफआईआर लिखाई है। इसका मतलब है कि मर्डर के केस की गलत रिपोर्ट लिखाने पे और ऐसे आदत होने पर, और यदि वो एक्ट जो है ना उसका बियॉन्ड एनी रीजनेबल वो माना जाता है, एक्सेप्शनल माना जाता है, तो थियोरेटिकली उसे हैंग किया जा सकता है। दैट काइंड ऑफ द डेटरेंट कुड बी ब्रॉट इन। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो वही होना चाहिए जिसकी आप गलत एफआईआर कर रहे हैं, जिस धारा की। तो लूट की यदि आपने गलत एफआईआर की तो आपको लूट का पनिशमेंट के आप उत्तरदायी हो सकते हैं। यदि आपने डकैती के किया है तो डकैती के हो सकते हैं। यदि आपने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का किया है तो आपको अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की सजा मिल सकती है। तो इस तरीके के प्रावधान से न केवल हम एक तरफ से जो है ना सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ला पाएंगे, हम सही जो है ना प्रकरणों में एफआईआर कराने में कंप्लेनेंट की बहुत ज्यादा हद तक मदद कर पाएंगे, और वो भी उसको बिना तकलीफ हुए, उसको ना तो कहीं भटकना है, ना उसको एसएचओ के पास जाना है, ना उसे थाने को जाना है, ना उसे एसपी के पास जाना है, और ना ही उसे कोर्ट के पास जाना है। बिना किसी जिल्लत को उठाए उसकी एफआईआर हो पाएगी, और वो भी बिना किसी खर्च के हो पाएगी। इसके बाद जो दूसरी सर्टेनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो अभी हमारा जो आईओ है वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, उसके पास उतना चातुर्य नहीं होता है, उसके पास स्किल सेट नहीं होता है। वो किसी अन्य सोच के साथ जो है ना पुलिस विभाग को ज्वाइन किया होता है, उसे क्या मालूम कि उसे व्हाइट कॉलर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े बड़े जो है ना घपलों का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि क्विंटल्स जो है ना डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो जो है ना अपने आप को बड़ा इनएडुकेट पाता है। उस इनएडुकेट पुलिस ऑफिसर के लिए और ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के लिए हमारा सिस्टम एकदम जादुई बॉक्स की तरह आ रहा है, और उससे सीन ऑफ क्राइम से साक्ष्यों को, उन साक्ष्यों को भी जो है ना इकट्ठा करने में मदद करेगा जो कि उसकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। तो अपने आप में एक बड़ा जो जादुई वाली बात होगी उसमें तो 5 तरीके की तो फोटोग्राफी की व्यवस्था है, बल्कि 6 तरीके की फोटोग्राफी की व्यवस्था है। पहली जो है 2D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी, देन इंफ्रारेड सपोर्टेड फोटोग्राफी, देन अल्ट्रावायलेट लाइट सपोर्टेड फोटोग्राफी, देन आगे चल के ड्रोन सपोर्टेड फोटोग्राफी, एंड देन रोबोटिक सपोर्टेड फोटोग्राफी। और वो जो है ना